स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज का टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंट। अगर आपको इसरो के किसी भी टेक्निकल एग्जाम जैसे एससी या टेक्निकल असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने ज़रूरी होते हैं। हम सब जानते हैं कि इसरो का पेपर थोड़ा टफ होता है और बेस्ट प्रिपरेशन का तरीका है कि उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना जो पहले पूछे जा चुके हैं। पीवाईक्यू से हमें एग्जाम के पैटर्न, डिफिकल्टी लेवल और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का एक क्लियर आइडिया मिल जाता है। इट्स लाइक हैविंग अ सीक्रेट मैप टू सक्सेस। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। इस वीडियो में हम डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ सारे ट्रिकी कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझेंगे। पेन और कॉपी तैयार रखिए क्योंकि ये होने वाला है एक पावर पैक्ड रिवीजन। लेट्स क्रैक इसरो टुगेदर। So guys, our first question of this series will going to be the proportional P tends to Q or Q tends to P is. The correct answer for this question is going to be option number C, that is contingency, because P tends to Q और Q tends to P ये दोनों implication मिलके बनाएंगे P tends to Q। मतलब P और Q एक दूसरे के लिए लॉजिकली इक्विवेलेंट है। ट्रूथ टेबल एनालिसिस करने पर जब P और Q दोनों ट्रू होंगे तो एक्सप्रेशन ट्रू होगा, और P और Q जब दोनों फॉल्स होंगे तो एक्सप्रेशन तब भी ट्रू होगा। जब P इज नॉट इक्वल्स टू Q होंगे, या अगर एक ट्रू है और एक फॉल्स है तो एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा। तो हमेशा ट्रू नहीं रहेगा और ना ही हमेशा फॉल्स रहेगा। इट डिपेंड्स ऑन ट्रूथ वैल्यू फॉर पी एंड क्यू। दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज गोइंग टू बी इफ t of x denote x is a trigonometric function or p of x denote x is a periodic function and cx denotes x is an continuous function, then the statement it is not the case that some trigonometric function is not periodic can be logically represented as. The correct answer for this question will going to be option number A, because some trigonometric function are not periodic. That will make some equation, but it is not the case state. It will negotiate the above statement. That's why there is a negative structure. So the correct answer will going to be option number A. The exact thing जो डिफाइन करना चाहता है वो ये कि ऐसा कोई x नहीं है जो टिग्नोमेट्रिक हो और पीरियोडिक ना हो। हर टिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ को एक्सप्रेस करता है, पर नेग्लेक्टेड एक्सटेंशियल क्वांटिफायर के थ्रू। नाउ मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ग्राफ दिया हुआ है हमें, एक वेन डायग्राम दिया हुआ है हमें, और उसका बोनियर एक्सप्रेशन बताना है जो कि शेडेड एरिया का बताना है हमें। फॉर दिस द करेक्ट आंसर विल गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी, एक्स वाई डैश जेड प्लस एक्स वाई। बिकॉज अगर हम इस वेन डायग्राम को देखें तो तीन अलग अलग कंपोनेंट्स है, एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। इन तीनों में एक कॉमन स्पेस होगा, बट अगर हम ऊपर वाली चीज में देखें तो एक्स और वाई के जो कॉमन एलिमेंट्स है वो बताए गए हैं, और नीचे सिर्फ जेड का एरिया बताया गया है जिसमें ना तो एक्स आता हो और ना ही वाई आता हो। इसीलिए अगर हम इस डायग्राम को एनालिसिस करेंगे तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज given that b of a means a is a beer, f of a means a is a fish, and e of a and b means e it b। तो अगर हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसका बेस्ट मीनिंग क्या होने वाला है? फॉर दैट द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ओनली बियर इट फिश। बिकॉज हर फिश के लिए अगर कोई उसे खाता है तो वो बियर ही होना चाहिए, मतलब सिर्फ बियर ही फिश को खाता है। इसीलिए हमें क्वेश्चन में जो इक्वेशन दी हुई है वो ऐसा बोलना चाह रही है कि फॉर एवरी एक्स, इफ एक्स इज अ फिश, देन फॉर एवरी वाई, इफ वाई इट्स एक्स, देन वाई इज अ बियर। दैट्स वाई हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है उसे वेरीफाई करता है, बिकॉज एवरी फिश इज एटन बाय सम डियर। वो बता रहा है कि हर फिश को कोई डियर खा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। हो ऐसा रहा है कि सिर्फ बियर जो है वो फिश को खा रहा है। इसीलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें से कौन सा पोलर एक्सप्रेशन सही नहीं है? द करेक्ट आंसर विल गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज जो हमें एक्सप्रेशन दिया गया है फर्स्ट वाला, उसमें ऐसा बोला गया है कि जो ए है वो बी को टेंस कर रहा है, बी सी को टेंस और ए सी को टेंस कर रहा है, जो कि एक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, इसीलिए ये टोटोलॉजी तो है। सेकेंड वन की बात करें तो ये एक्सप्रेशन फॉल्स इसीलिए होता है जब बताता है कि ए सी को टेंस कर रहा है, लेकिन बी जो है वो ए और सी को टेंस कर रहा है, इस साइड में वो फॉल्स हो जाता है। अगर ए ट्रू है, सी ट्रू है और बी ट्रू है, तो बी टेंस टू बी फॉल्स होगा, इसलिए वो इम्प्लिसिट फॉल्स हो जाता है। नाउ अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो जहाँ पे सी जो ए के साथ बताया गया है वो हमेशा ट्रू रहेगा, पर एलएचएस में भी जब हम उस पर फोकस करेंगे तो वो भी ट्रू हो जाएगा, इसलिए वो ट्रू है। सो करेक्ट आंसर विल गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। If x is minus 1 and x is 2 are extreme point of fx, a log x plus beta x square plus x. So correct answer will going to be option number B. Alpha is 2 और बीटा इज -1/2, बिकॉज ये जो दिया हुआ है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, वी हैव टू सॉल्व इट। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें दो वैल्यूज मिलने वाली है अल्फा एंड बीटा की, डिफरेंशिएट करके, इसलिए द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ 1 2 2 1 1 2 1 1 2 is the correct answer will going to be option number D, that is 2, because हमें जो दिया हुआ है सेट उसमें कौन सा सेट अलाउ नहीं कर रहा है, जो अलाउ नहीं कर रहा है वो है 2 1 1, जो कि दो बार रिपीट हो रहा है वन, अगर वो वन रिपीट होगा तो वो सेट में आएगा ही नहीं, उसको अगर सेट में आना है तो डेट विल हैव टू बी 1 2 या 2 1, जो कि ऑलरेडी सेट में पहले से ही है। अगर हम थर्ड वाले सेट की बात करें 2 1 1 2, उसको भी देखें तो वहाँ पे भी रिपीटेशन हो रही है। अगर हम सेट के रूल्स को देखें तो वहाँ पे वो स्ट्रिक्टली मना करता है कि रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। अगर हम इसके रिपीटेड वैल्यू को हटाएंगे तो अगेन दिस विल गोइंग टू बी 1 2, जो कि पहले से सेट में अवेलेबल है, इसलिए फाइनल जो सेट ए बनने वाला है वो 1 2 बनने वाला है। पर ऑल थ्री एलिमेंट्स आर सेट एंड दे आर इक्वल एज सेट्स, सो ओनली वन यूनिक एलिमेंट रिमेन, जो कि होगा 1 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी 1। अगर एन की वैल्यू 1 होगी तो पावर ऑफ सेट जो भी होता है वो 2 की पावर से होता है, 2 की पावर n होता है, तो n की वैल्यू 1 है तो 2 की पावर 1, दैट विल गोइंग टू बी 2, that's why the correct answer is 2. Now moving toward our next question, the function f 0 3 tends to 1 29 defined by fx 2x cube minus 15x square plus 36x plus 1 is the correct answer for this question is option number B, surjective but not injective, because अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू के थ्रू उसको और फर्दर डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो ऑप्शन बचने वाले हैं उससे ये पता चलेगा कि जो वैल्यूज आ रही है वो 1 से 29 के बीच में आ रही है, जो कि सर्जेटिव होती है, इंजेक्टिव नहीं होती है, इसीलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जी कॉमा स्टार इज एन एबेलियन ग्रुप, देन कौन सा स्टेटमेंट सही होने वाला है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एबेलियन ग्रुप होता क्या है। अ ग्रुप वेयर ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव, मतलब एक्स स्टार वाई या वाई स्टार एक्स फॉर ऑल एक्स वाई टेंस टू जी, जी इज ग्रुप हियर। ऑल्सो इस ग्रुप की प्रॉपर्टीज होती है कुछ जो कि क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट या इनवर्स एग्जिस्ट फॉर एवरी एलिमेंट होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस रूल द करेक्ट आंसर विल गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज the set of all equivalence class of a set A is cardinality C. The correct answer of this question will going to be option number C, form a partition of A, because equivalence relation में
जो सेट ए होता है उसको डिसजॉइंट सबसेट में डिवाइड करते हैं। हर सबसेट एक इक्विवेलेंस क्लास होती है और ये क्लास मिलके ए का पार्टीशन बनाते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लास डिपेंड करते हैं ऑन रिलेशन, नॉट फिक्स्ड बाय कार्डिशनलिटी। बट वन थिंग हमेशा ट्रू होता है कि इक्विवेलेंस क्लास जब बनती है जब पार्टीशन ऑफ एक एलिमेंट होता है। हियर द एलिमेंट इज वन, दैट्स व्हाई the correct answer will going to be option number C. Now, moving toward our next question. That is, let A be a finite set having X element and let B be a finite set having Y element. What is the number of distinct function mapping B into A? The correct answer will going to be option number A, x to the power Y. Because function का मतलब है हर एलिमेंट ऑफ बी को एक एलिमेंट ऑफ ए से मैप करना। बी के हर एलिमेंट के पास एक्स चॉइस है क्योंकि ए में एक्स एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे एक्स इंटू एक्स वाई टाइम्स। इसीलिए ऑप्शन बनेगा एक्स रेस टू द पावर वाई, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। नाउ अगर हम एक एग्जांपल देखें कि ए में कुछ वैल्यू दी हुई है जैसे कि 1 और 2 और एक्स की वैल्यू है 2, और बी में कुछ वैल्यू है ए बी और सी और वाई की वैल्यू है 3, तो जो फंक्शन बनेगा उसमें 2 रेस्ट टू द पावर 3, मतलब x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, इसलिए 2 रेस्ट टू द पावर 3 फंक्शंस होंगे, दैट इज 8। नाउ मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट f(x) is log x and gx is sin x if a is the range of f g of x and b is the range of g of fx, then a intersection B is. For this, the correct answer will going to be option number A, -1 और 0। ऐसा क्यों? Let's see। अगर हमें A की रेंज फाइंड करनी है और रेंज दी हुई है f ऑफ gx, तो gx जो है वो sin x है और sin x की जो रेंज होती है वो -1 से 1 है। So f ऑफ gx log sin x हो जाएगा। जब साइन एक्स 0 और 1 के इक्विवेलेंट है तो लॉग साइन एक्स -∞ और 0 के इक्विवेलेंट हो जाएंगे, क्योंकि लॉग ऑफ किसी भी वैल्यू का जो होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इसलिए ए की वैल्यू जो होगी वो -∞ से 0 हो जाएगी और बी की जो वैल्यू होगी वो -1 से 1 हो जाएगी। इन दोनों का जब इंटरसेक्शन करेंगे द करेक्ट आंसर विल -1 और 0, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ जी कॉमा डॉट that is multiplication operator is a group such that a माइनस बी का जब इन्वर्स करेंगे तो a इन्वर्स इंटू बी का इन्वर्स होगा, देन g is n। g क्या होगा? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी, एबेलियन ग्रुप। बिकॉज ग्रुप प्रॉपर्टी हमें याद बताती है कि जब हम ए बी का इन्वर्स करेंगे तो बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स आता है, तो वो स्टैंडर्ड इन्वर्स रूल है। ये तभी पॉसिबल है जब बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स, ए का इन्वर्स और बी का इन्वर्स मतलब इन्वर्सरी इक्वल हो, ये दोनों इन्वर्स कंप्यूट हो। अगर इन्वर्स कंप्यूट कर रहे हैं तो ओरिजिनल एलिमेंट भी कंप्यूट करेंगे। अब ए बी ए के भी इक्वल हो सकता है जो कि जी में पहले से मौजूद है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी, एबेलियन ग्रुप इज करेक्ट आंसर। नाउ next question. Consider the set of integer I. Let D denotes divide with an integer question. Example है 4D8 but not 4D7. Then D is. For this, the correct answer will going to be option number C. Reflexive, antisymmetric और transitive. ऐसा क्यों? अगर हमें ये तीन इस क्वेश्चन को समझना है तो हमें ये तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव एग्जैक्टली होता क्या है, एंटीसिमेट्रिक क्या होता है और ट्रांजेक्टिव क्या होता है। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि आप इससे रिलेट कर पाए। अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें, वैसे तो ये जो तीनों ही चारों ही चीज़ें हैं ये रिलेशन के टाइप्स होते हैं। अगर रिफ्लेक्सिव की बात करें तो वो हमें ऐसा बताता है कि जो भी ग्रुप बनने वाला है ना उसमें डायगोनल्स तो होने ही चाहिए, लाइक डायगोनल्स लाइक 1 1 2 2 3 3। अगर हम किसी भी कॉम्बिनेशंस को बना रहे तो सेम चीज़ें वो तो बननी ही चाहिए। साथ में उसके अलावा भी अगर कोई भी चीज़ें आ जाती हैं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर हम एग्जांपल लेते हैं ए को
जो कि 1,2 होने वाला है। अगर हम उसका उसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दें तो इट विल कंटेन टू डायगोनल्स दैट विल 1 1 और 2 2। अगर डायगोनल्स के अलावा 1,2 या 2,1 भी आ जाता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट डायगोनल्स होने चाहिए उसमें, और सारे डायगोनल्स होने चाहिए। अगर हम एंटी सिमेट्रिक की बात करें तो एंटी सिमेट्रिक ऐसा बोलता है कि वो डायगोनल्स तो अलाउ कर देगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, पर उसमें ऐसे एलिमेंट नहीं होने चाहिए जो एक दूसरे के अपोजिट हो। लाइक बी कॉमा ए है अगर, तो ए कॉमा बी नहीं होना चाहिए। एंड सेकेंड वन इज ट्रांजिस्टिव। ट्रांजिस्टिव हमें ऐसा बोलता है कि ठीक है, जो भी कर लो, पर उसमें डायगोनल्स ही नहीं होने चाहिए। ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो ए कॉमा सी भी होना चाहिए। ये ट्रांजिस्टिव बोलता है। नाउ आगे बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज एक, हमें कुछ इक्वेशंस दी हुई है, उसमें से हमें बताना है कि कौन से इक्वेशंस ट्रू है। उसके लिए हमें सेट के बेसिक रूल्स लाइक इंटरसेक्शन, यूनियन, सेट डिफरेंस, इन सब के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। और मैं ये सोच के चल रही हूँ कि आपको ये सब चीज़ें पता है। फॉर दिस द करेक्ट आंसर विल गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज जब हम दो चीज़ों का इंटरसेक्शन कर रहे हैं, मतलब उनके बीच के कॉमन चीज़ें निकाल रहे हैं, आर इंटरसेक्शन एस इज सेइंग दैट, और उन दोनों का यूनियन करेंगे तो उन दोनों को इक्वल, मतलब उनके सारी चीज़ों को कंबाइन कर रहे हैं। और सेट डिफरेंस का मतलब होता है अगर आर माइनस एस कर रहे हैं तो वो चीज़ आर में होनी चाहिए पर एस में नहीं होनी चाहिए। लाइक कॉमन चीज़ों, जो कॉमन वैल्यूज है उनको हटा दो और साथ में एस की वैल्यूज को भी हटा दो। और अगर एस माइनस आर की बात कर रहे हैं तो एस की वैल्यूज होनी चाहिए और कॉमन वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो कॉमन वैल्यूज हटाओ और आर की वैल्यू को हटा दो। इसीलिए द करेक्ट आंसर विल गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। इसको करने का एक बहुत ही इजी तरीका होता है। इफ आई ट्राई तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूंगी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 and B is 1 3 5 6 7 8 9 is the correct answer for this question is going to be option number बी 2 4 9। सिमेंटिक डिफरेंस फाइंड करना है तो हमें उसके लिए पता होना चाहिए कि सिमेंटिक डिफरेंस होता क्या है। सबसे पहले उसको सिंबलाइज करते हैं थ्रू द ट्रायंगल। अगर एलिमेंट्स दैट आर इन ए और बी बट नॉट इन बोथ, मतलब वो ए में तो है, बी में भी है, पर दोनों में नहीं है, हमें वो चीजें फाइंड आउट करनी है। इसीलिए द करेक्ट आंसर विल गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी, जो कि 2 4 और 9 होने वाला है, जो कि दोनों में नहीं है। नाउ मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a is x comma y comma z and b is u comma v comma w comma x and the universal is s comma t comma u comma v comma w comma x comma y comma z, then हमें कुछ इक्वेशन दी हुई है उसको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसका मीनिंग क्या होने वाला है। बी के ऊपर जो बार लगा हुआ है दैट रिप्रेजेंट कि हमें बी के कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड करने हैं, मतलब अपोजिट टू बी। एंड ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर नन ऑफ दिस इन दिस गिवन ऑप्शन। क्योंकि ये PYQ क्वेश्चन है, मैंने उसमें से उठाया है, तो मे बी इसमें ऑप्शन गलत हो सकते हैं। क्योंकि जब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ तो आई विल फाउंड कि जो एक्स है वो कॉमन निकल रहा है इसमें, बट यहाँ पे एक्स का तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। दैट्स वाई नन ऑफ दिस इज करेक्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं एक बार और उस क्वेश्चन को चेक कर लूंगी, मे बी मैं भी गलत हो सकती हूँ। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ दिस सेट ए कॉमा बी एंड सी इज। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर ए कॉमा बी आ गया है मतलब उसको एक सिंगल सेट ट्रीट किया जाएगा। इसीलिए द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। जैसे कि मैंने बोला कि ए और बी को एक सिंगल सेट ट्रीट किया जाएगा, तो अगर हम सेट की काउंटिंग करेंगे तो ए और बी एक सेट और सी दूसरा, तो टोटल 2 सेट्स हैं। और हमें पता है कि अगर हम पावर ऑफ सेट की बात करें तो वो होती है कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट, जो कि 2 की पावर से स्टार्ट होती है, और n की वैल्यू अगर 2 है तो 2 की पावर 2 इज गोइंग टू बी 4। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज x is equals to a cos t and y is equals to b sin t is a parametric form
of the correct answer for this is going to be option number A, that is ellipse. Because अगर x a cot t दिया हुआ है और y b sin t दिया हुआ है, दैट मीन्स cos t की वैल्यू हो जाएगी x कॉमा a और sin t की वैल्यू हो जाएगी y कॉमा b। और हम एक फॉर्मूले को बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर हम इसका पूरा स्क्वायर कर देंगे तो x बाय ए का स्क्वायर प्लस y बाय बी का स्क्वायर इज 1 हो जाएगा, जो कि इलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इसीलिए द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इलिप्स। नाउ हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है जिसकी लिमिट दी हुई है 0 से पाई बाय 2 फॉर cos क्यूब x dx। फॉर दिस द करेक्ट आंसर विल गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2/3। इसको पूरा सॉल्व करेंगे, सो वी विल गेट द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के सेशन के इसरो पीवाई क्यूज। आई होप आपको सारे सॉल्यूशन और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन में या किसी और कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं ज़रूर उस कमेंट का रिप्लाई करूँगी। मैं हमेशा आपकी हेल्प के लिए रेडी हूँ। अगर हाँ, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, तो नीचे लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो में आप कौन से ईयर के पीवीएस क्यूज देखना चाहते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने इसरो एस्पिरेंट फ्रेंड को के साथ ये शेयर करें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारी कोई भी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेट ऑफ क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इसरो एग्जामिनेशन गाइस। थैंक यू सो मच। जय हिंद।